सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आपको यहाँ पे जर्मनी की तरह अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते। आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो विद इन अ मंथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ब्लॉक अकाउंट, लेकिन अगर आप जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं ना तो फिर आपके लिए अल्टरनेट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जर्मनी के आसरे बैठे रहेंगे तो डेढ़ दो साल भी लोग अपने वेस्ट कर देते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट की वजह से। यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, वीएफएस के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लें, डेढ़ दो हफ्ते के बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, महीने के बाद भी मिल जाती है, 3-4 महीने का टोटल प्रोसेस होता है और आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। तो यही राइट टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और ताकि आपको जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी इश्यूज फेस ना करने पड़े। स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो 20 हैं और उसमें भी प्रायोरिटी सेट की गई है कि इस कंट्री से इतने बच्चों को सिलेक्ट करना है और इस कंट्री से इतने। स्टूडेंट्स आप 2025 इनटेक में अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी कंट्री के ऊपर बात करेंगे जिसमें आपको कोई अपॉइंटमेंट का मसला नहीं आता, कोई आपको वीज़ा रेशो पे टेंशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपका प्रोसेस स्मूथ रहता है और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर यूरोप का आपका वीज़ा का प्रोसेस हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी इन बेल्जियम के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है मिसालिया और हम मिलकर डिस्कस करेंगे बेल्जियम को, कि पाकिस्तान से बेल्जियम में जाने का प्रोसेस क्या है, स्टडी वीज़ा के ऊपर आपको क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करना होगा, एप्लीकेशन फीसेस कितनी होती हैं, ट्यूशन फीस कितनी है वहाँ पर, मोर ओवर वीज़ा का क्या प्रोसेस है। इसके अलावा देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपको जाना चाहिए, उससे आपको यानी बेनिफिट होगा। मजीद ये कि ओवरऑल प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे और छोटी मोटी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड सब चीज़ें मेंशन करने वाले इस वीडियो के अंदर। व्यूअर्स, आज की हमारी जो कंट्री है वो बेल्जियम है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेल्जियम क्यों चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आपको यहाँ पे जर्मनी की तरह अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते। आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो विद इन अ मंथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसके अलावा इसका वीज़ा रेशो अप टू 100% है और सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर भी बेल्जियम टॉप कंट्रीज़ की रैंकिंग में आता है। इसके अलावा आप अगर स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं बेल्जियम में तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बेल्जियम में आपको बहुत सी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 की लिस्ट में आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, तो इसमें आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है। आपको आफ्टर स्टडीज़, वैसे हम अपनी वीडियोज़ में कह रहे होते हैं कि अगर आप किसी कंट्री में स्टडी वीज़ा पर गए हैं तो आप आफ्टर स्टडीज़ किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बेल्जियम में आ जाते हैं तो आपको कहीं और मूव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बेल्जियम को क्यों चूज़ करना चाहिए। अब सर अशर से पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। तो जी, हमने जिस तरह के आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि बेल्जियम में पढ़ने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बिल्कुल हैं। थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ अगर बजट देखा जाए तो एक्सीड कर जाता है, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर जो स्टूडेंट जाना चाह रहे होते हैं ना उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मतलब जो रेंज है बेल्जियम में एक बजट की, उतने बजट में फिर आप किसी और कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है। येट आई वुड से कि बेल्जियम बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप यूरोप नहीं पढ़ना चाहते हैं। और इसका कैपिटल जो ब्रसल्स है, यूरोपियन यूनियन का, वहाँ पर आप समझ लें हेडक्वार्टर भी वहाँ मौजूद है, तो पूरी शेंजन जोन को ये कनेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक मिड पॉइंट बना हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली हैं और आप समझ लें कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, स्टडीज़ के बाद की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेल्जियम में अगर कोर्सेज को देखा जाए तो इस हवाले से मैं इसमें यही कहूँगा कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, जिसके अंदर ये फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं। तो आई थिंक इस फील्ड में अगर आप जाएंगे ना तो उसके अंदर आपको स्कोप मिलेगा। डेफिनेटली मेडिकल की फील्ड को टारगेट कर सकते हैं आप। इंजीनियरिंग के मल्टीपल जो फील्ड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इसको ज़रूर टारगेट करें। मोर ओवर देखा जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फार्मास्यूटिकल वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आई थिंक ये कोर्सेज जेनेरिक ही हैं एक तरह से, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक के कुछ कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सूटेबल नहीं यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट ने उसके बाद फिर अपनी फील्ड में भी जाना है, काम भी करना है। हाँ, अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में जाएंगे ना, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह के कोर्सेज में जा रहे हैं जो बाद में आपको पीएचडी ऑफर कर लें, तो उसको ज़रूर फिर आप टारगेट कर सकते हैं। बट अगर जेनेरिक सी कोर्सेज हैं, डिज़ाइन के हैं, फैशन वगैरह के, इतना खास स्कोप यहाँ पे नहीं। ये सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश और प्रोग्राम्स मतलब ऑफर किए जाते हैं वहाँ पे? जी हाँ मिस, बिल्कुल आपकी जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश टॉट होती है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज है वो ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि इनकेस अगर आप कनाडा मूव करना चाहेंगे तो वहाँ पे भी जो फ्रेंच है वो उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, तो वो फिर आपको काफ़ी बेनिफिट दे देती है। प्लस आप फ्रांस अगर जाना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के बाद, या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं,
तो अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिल जाती है अपनी फील्ड के हवाले से, तो फिर आप उसको परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आपके जो प्रोग्राम की बात है, तो वो बिल्कुल इंग्लिश टॉप प्रोग्राम होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि मिस ने बताया कि टॉप 200 की लिस्ट में आ रही है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए। थोड़ा सा आप समझ लें कि हाई एंड पे चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ब्लॉक अकाउंट। लेकिन अगर आप जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए अल्टरनेट बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आप यहाँ पे स्टडीज़ करें, PSW ले लें। अगर आपने बिल्कुल ये सोचा कि आपने जर्मनी ही जाना है, तो फिर आप बाद में मूव कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप जर्मनी के आसरे बैठे रहेंगे तो डेढ़ 2-2 साल भी लोग अपने वेस्ट कर देते हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट की वजह से। यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, VFS के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लें, 1.5-2 हफ्ते के बाद की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या महीने के बाद भी मिल जाती है। 3-4 महीने का टोटल प्रोसेस होता है और आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी जिसको टारगेट कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर जो प्रोग्राम्स में फ़ीस है वो कितनी होती है, और अगर उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो कितनी हो सकती है। तो सर जो हमारे पास नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है वो है KU लुवेन यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा आप ULC यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, ULB यूनिवर्सिटी भी है। मोर ओवर इसकी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है गेंत, आप अगर उसको टारगेट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपकी ट्यूशन फीस की बात की जाए, तो अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 3000 यूरो से स्टार्ट हो रही होती है, और कुछ कोर्सेज में आपकी फीस जो है वो 4000 यूरो से भी स्टार्ट हो रही होती है। अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 800 to 900 यूरो से भी स्टार्ट हो रही होती है इन सम यूनिवर्सिटीज़। तो आपने पहले यूनिवर्सिटी को थ्रू आउट चेक कर लेना है, अब यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ट्यूशन फीस ही, दैन ही आपने उसमें अप्लाई करना है। अच्छा, वैसे अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3000 से 4000 का आपने अपने जेन में रखना ही रखना है, चाहे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर स्टूडेंट को वो 800 यूरो वाला प्रोग्राम नहीं मिल सकता, हर स्टूडेंट को वो 9000 यूरोज वाला भी प्रोग्राम उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो अगर रफली आप देख लें तो 3000 से लेके 5000 यूरोज के बीच में आपकी फीस हो सकती है। ठीक है, जो कि क्वाइट आप समझ लें अफोर्डेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस तरह से एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो आप फिर अर्न करें उस हिसाब से तो ठीक ही है। आप यहाँ पर 12 से लेके 15 यूरो पर आवर तक अर्न कर सकते हैं, और फिर उससे ही अपनी जो है ना लिविंग कॉस्ट भी कवर कर सकते हैं, अपनी फीस भी कवर कर सकते हैं। इसमें से यहाँ पर ना 2 इनटेक्स मिल जाते हैं, बट क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में मोस्टली एक इनटेक ही होता है, तो आपको एक इनटेक ही मिलेगा जो इसका सितंबर का इनटेक है। उसके लिए जो इनका एडमिशन है वो दिसंबर जनवरी से ओपन हो जाते हैं। बट अगर आप स्प्रिंग इनटेक को टारगेट करेंगे तो वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत छोटा इनटेक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते। उसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर के अंदर आपने जो है ना अप्लाई कर देना होता है। अब तो खैर वो स्प्रिंग इनटेक बंद हो गया, बट फॉल इनटेक के लिए अब एडमिशन्स ओपन होना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मोटिवेशन लेटर भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप विदाउट मोटिवेशन लेटर ही अप्लाई कर सकते हैं, बस CV अच्छी बना लें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, उनको पता चल जाएगा यार इस प्रोग्राम में अप्लाई करें ऑब्वियसली, इसीलिए अब किसी वजह से अप्लाई कर रहा है, वो फिर आपके इंटरव्यू के अंदर ही आपको देख लेते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप जो है ना सूटेबल हैं या नहीं है। फॉर इनटेक के लिए जैसे एडमिशन्स ओपन हो गए हैं तो अभी से स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आपकी फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ ही ऑलमोस्ट ओपन हो जाएंगी। तो यही राइट टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, और ताकि आपको जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी इशूज़ फेस ना करने पड़े। इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना अपोस्टाइल आपको चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो ज़ाहिर अपना थोड़ा सा टाइम बचाएं, अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपोस्टाइल भी करवा लें, टेस्ट भी करवा लें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो फिर आपको कोई इस तरह से इशू ना आए। अच्छा, वैसे जिस तरह की हमने बात की ट्यूशन फीस वगैरह की, तो वो आप समझ लें थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही है यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट जा सके पाकिस्तान से, ज़्यादा प्रोसेस उनका जो है ना मुश्किल ना हो? सर अगर बेल्जियम में आप स्कॉलरशिप्स की बात करें ना, तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम होती हैं। अच्छा। अगर होती भी अवेलेबल तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि जो हमने स्कॉलरशिप सेलेक्ट किया है वो है मास्टर माइंड स्कॉलरशिप। तो आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो 20 हैं, और उसमें भी प्रायोरिटी सेट की गई है कि इस कंट्री से इतने बच्चों को सिलेक्ट करना है और इस कंट्री से इतने। और उसमें जो जापान है उससे 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, USA से 5 स्टूडेंट्स को, मैक्सिको से 2 और फलस्तीन से भी 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। और फिर वही स्टूडेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा कम बच जाते हैं, वो पूरी कंट्री से फिर उन्होंने सिलेक्ट करने होते हैं। तो मतलब पाकिस्तान से बहुत कम चांस होते हैं कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाए। वो तो फिर 1 या 2 बनते हैं। एक्चुअली मिस इसके अंदर मैंने जो ज़्यादा नोट किया ना वो एरास्मस प्रोग्राम्स आते हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको ग्रांट्स और स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, या मोबिलिटी प्रोग्राम होता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर भी ऑफर हो रहा है और वियना में कहीं ऑफर हो रहा है या पोर्चुगल में ऑफर हो रहा है, तो फिर आप उस बेस पे जा सकते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप जो है ना आपको मिल जाती है। वो सारे प्रोग्राम्स आपके पेड होते हैं और वो बेनिफिशियल ज़्यादा है। वैसे एज़ कम्पेयर टू इटली बात की जाए, जर्मनी बात की जाए, जर्मनी में भी इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं है, वो ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज
जो है ना उसमें प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं तो देखा जाए उस हवाले से कम है, लेकिन स्टिल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एरास्मस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मोबिलिटी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कोई ग्रांट अवेलेबल है या नहीं है, कोई और इस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे होती हैं जो कि अपनी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती हैं, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो टोटली आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, मैं इस रिक्वायरमेंट्स की आपने बात की, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या यहाँ पर मार्क्स की कितनी रिक्वायरमेंट्स है और आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल सर, अगर आप बेल्जियम की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम आपके 6 बैंड्स होते हैं और मैक्सिमम जितने मर्जी बैंड्स हो जाएं, तो मिनिमम जो आपको 6 या 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 70 to 80% होनी चाहिए, दैन ही आपको बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल वैसे सकता अगर है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 60% आपके पास होने चाहिए, फिर ही आप किसी अच्छे कंपटीशन में आते हैं। और आइल्स क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है तो 5.5 से अबव आपके जो है ना आइल्स के अंदर बैंड होने चाहिए। यहाँ पर पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमने रिसर्च की थी उस हवाले से पीटी को खास नज़र नहीं आया। डुलिंगो में आप बैचलर्स में हैं तो डुलिंगो ट्राई कर सकते हैं, डुलिंगो एक्सेप्टेबल है, टॉफल एक्सेप्टेबल है, आइल्स एक्सेप्टेबल है। तो ये कुछ जो है ना चीज़ें इनके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड ऑन मिस थोड़ा ये कर दें कि एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह होती है क्या यहाँ पर? बिल्कुल सर, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था उस पर। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे 100 या 200 यूरोस तक हो सकती है। तो जी अब इस एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसके अंदर हम ऐड करना चाहेंगे। ऑब्वियसली फ़ीस तो होती है, ठीक है, मोस्टली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर फ़ीस देखने को मिली है। कुछ हो सकता है जिसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह इतनी ना हो, लेकिन मोस्टली होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो सीरियस स्टूडेंट देखना चाह रहे होते हैं ना। अब एक स्टूडेंट है जो 9-10,000 यूरो फीस दे रहा है तो उसका एप्लीकेशन फीस देने में इतना इशू नहीं होता। और उससे ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पास जो रश है वो कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी को पता होता है ये सीरियस स्टूडेंट आएंगे, जो फजूल में लोग अप्लाई कर रहे हैं वो वाला काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा। उसके लिए हम स्टेप्स रखते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि इसने पहले भी मेंशन किया। उसके लिए क्या आपने करना है कि सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेना अपने बोर्ड्स वगैरह से, HEC से, और लास्टली अपने मोफा से अपोस्टाइल करवा लेना। इसके अलावा अपने जो लास्ट डिग्री है उसको डिग्री और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपोस्टाइल करवा सकते हैं। बट फॉर द सेफर साइड अगर देखा जाए तो अपनी प्रीवियस जो सनद वगैरह होती है उसको भी अपोस्टाइल करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप अगर करवाना चाहें। ऑब्वियसली थोड़ा सा और क्रेडिबल हो जाता है, लेकिन अगर आप लास्ट अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवा लेंगे तो दैट वुड कंप्लीटली वर्क फॉर यू। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है इसको यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग का होता है। उसके लिए आप स्टडी इन बेल्जियम के पोर्टल के ऊपर भी जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो समझ लें सूटेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेटेड वो नहीं रहता। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बेसिक यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल लें, उसके बाद आप सर्च करना शुरू करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही है, फीस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह को पूरा करें। यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल होता है उसके ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ही आपने अप्लाई करना है। सेपरेटली कोई इस तरह का पोर्टल नहीं होता जिस तरह इटली का है, ऑस्ट्रिया का है, और भी मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर होते हैं डिफरेंट पोर्टल्स, बट यहाँ पर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है। तो आपको आपके प्रोग्राम में डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लें, उसको पढ़ लें एक दफ़ा, तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे कि हमने अर्लियर मेंशन किया, आपको मोटिवेशन लेटर अगर चाहिए हो तो वो अटैच कर लें, क्योंकि नॉर्मली रिक्वायर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब इस जो है कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल रिक्वायर्ड है क्योंकि जाहिर सी बात आपने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तभी आपको एक अच्छा एडमिशन रेशो कह लें या एक्सेप्टेंस रेशो मिलेगा। ऑब्वियसली 2 से 3 प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल होंगे, तभी फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं, जिस पे प्रोग्राम में जा रहे हैं अपनी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से वो बनवा लें, और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके रेलिवेंट अगर प्रोफेसर से बनवाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑब्वियसली उससे ज़्यादा क्रेडिबल आपकी प्रोफाइल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मोरओवर देख लें अगर आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो अटैच कर दें और उससे फिर आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप अपने प्रोग्राम को देख लें, उसके अंदर मॉड्यूल को देख लें, प्रोफेसर को देख लें उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसकी क्या पब्लिकेशंस वगैरह हैं, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार इनका गोल क्या है, विजन क्या है यूनिवर्सिटी का, स्पेशली आपके जो डिपार्टमेंट है उसका विजन क्या है। विजन जब आपको क्लियर हो जाए तो फिर आप इंटरव्यू इजीली दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरह का कैंडिडेट फाइंड करें, और फिर आप वो कैंडिडेट बन सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट अगर देखा जाए मिस, इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको फाइनल समरी आ जाती है। फाइनल समरी जब आ जाएगी आपने कुछ केसेस के अंदर फीस पे करके जाना होता है। बैचलर्स के अंदर मोस्टली इस तरह होता है कि आपने अपनी फ़ीस यहाँ से पे करनी होती है, 50% 30% जितनी भी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करें, बट मास्टर्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि आप वहाँ जाकर पे कर सकते हैं, तो वो कर लेनी है, उसकी रिसीप्ट अटैच कर लेनी है।
फाइनली आपको जब आप फीस पे कर देंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट के बारे में आ जाएगा, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि इस अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट करना है। वो ब्लॉक अकाउंट जो है ना 11,000 से लेके 12,000 के अंदर है, ठीक है। यूरो का ऑब्वियसली ऊपर नीचे रेट होता रहता है, तो वो रफली अगर पाकिस्तानी देखा जाए तो 35 लाख के करीब करीब बन जाता है, क्योंकि वो 12,000 13,000 अगर देखा जाए तो वो इतने ही बनते। तो ये आपने अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करानी है। अनलाइक जर्मनी में ये होता है कि उनकी गवर्नमेंट के बैंक में आप जमा कराते हैं, बट बेल्जियम के अंदर इस तरह होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी अमाउंट होल्ड करती है 1 साल के लिए। उससे ये होता है कि आपकी वीज़ा रेशो अप टू 100% होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी स्किप ही नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आपने पैसे दिए हुए और यूनिवर्सिटी ने आपको वापस करनी है, तो फिर आप 1 साल के लिए स्टूडेंट बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। यूनिवर्सिटी भी सिक्योर हो जाती है कि अब ये बच्चा भाग नहीं सकता, ठीक है। क्या करेगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो जाएगा, अल्टीमेटली वो 1 साल उसको लगानी पड़ेगा। अच्छा, ये जो अमाउंट है वो आपको एक साथ ही रिटर्न कर दी जाती है कि आपको मंथली दी जाती है? नहीं, जर्मनी की तरह ही आपको 950 यूरोज जो है ना मंथली मिलते हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ और थोड़ी सी समझने डिफरेंट है कि आपने हर साल उसको दोबारा रीन्यू कराना पड़ता है, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपने जो है ना पैसे शो कराने, दोबारा ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद जो स्टेप आता है मिस, वो हमारा आता है वीज़ा प्रोसेस का। तमाम चीज़ों के आपने डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, प्रिंट आउट निकाल लेने हैं, जो ईमेल आपको आई होती है, जो भी आपकी वेरिफिकेशन हुई होती है, इन सब चीज़ों की ईमेल्स ले लें और फिर आप VFS ग्लोबल की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ठीक है। आप वहाँ जाके वॉक इन भी जा सकते हैं, बट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लें तो आपको स्लॉट मिल जाती है। उस स्लॉट वाले दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। उसके बाद आपका आता है फाइनल स्टेप होता है आपका वीज़ा का। वीज़ा के लिए आप एम्बेसी जाते हैं। एम्बेसी के जिस दिन भी आपको बुलाया जाता है, आपको कॉल आ जाती है, ईमेल आ जाती है, तो आप उस दिन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी 10 में से 1-2 बंदों का इंटरव्यू हो सकता है, बाकियों का रिटर्न ही होता है। रिटर्न वो आपको फॉर्म दे देते हैं, वो आपने फिल आउट करना है कि आप क्यों जा रहे हैं। वैसे ही सारी चीज़ें आपने रिटर्न देनी होती है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कौन मेरा स्पॉन्सर है, वहाँ पे उसके बाद मेरे क्या प्लान है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरे क्या प्लान है, तो ये सब चीज़ें आपने करनी होती है। तो आई थिंक ये टोटल प्रोसेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया, एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, एज़ कम्पेयर टू किसी भी और शेंजन जोन का कंट्री, उससे अगर कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है बेल्जियम। ठीक है सर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेल्जियम एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ब्लॉक अकाउंट को अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बेल्जियम को टारगेट कर सकते हैं ज़रूर। तो आई होप अपने हर एक चीज़ को कवर किया होगा अपनी आज की इस वीडियो में। स्टिल अगर स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, अगर उनका कोई क्वेश्चन है या हमसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। या अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की किसी और कंट्रीज़ पर डिटेल में बात करें तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।